इट इनहेंस द हीमोग्लोबिन, इट इनहेंस द हीमोग्लोबिन। अब लेसिथिनम का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है और क्यों हम इसको होम्योपैथी में देते हैं? लेसिथिनम अगर मैं क्रूड फॉर्म में किसी बॉडी में दाखिल करूंगा, वो उसके आरबीसीज को क्लम्प कर देगी, उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी क्रूड फॉर्म में। तो जब हम उसको पोटेंटाइज फॉर्म में देंगे तो हम इससे, चाहे वो आरबीसीज उसकी किसी भी वजह से टूट रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले डायग्नोज हो जाए कि दिस इज हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में रेमेडी चेंज होगी। मैं बहुत जल्दी से गुजर रहा हूँ। तीसरी टाइप, अब इसके बाद क्लिनिक में देख लेना, इन 3 काजेज में ही आपका पेशेंट फॉल कर रहा होगा, कोई बड़े 100 काज नहीं है सर। तीसरा काज क्या है? डिसहीमोपोएटिक एनीमिया। पहला हेमरेजिक एनीमिया। आज अगर सर ये 3 लफ्ज याद हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, डिसहीमोपोएटिक एनीमिया। डिसहीमोपोएटिक, ये हमारे ब्लड सेल्स बनते कहाँ से हैं? बोन मैरो से। बोन मैरो के कौन से सेल्स? स्टेम सेल से। अगर स्टेम सेल्स, bone marrow and stem cells are unable to produce the RBCs or other blood cells, then it is called dyshematopoietic anemia. अगर bone marrow कम ब्लड सेल्स बना रही है या इम्प्रॉपर बना रही है, यानी वो आरबीसीज नॉर्मल नहीं है, उसका बड़ा आसान है। सीबीसी बहुत एक वसी रिपोर्ट है जिसको हम बड़ा आसान समझते हैं। अब सीबीसी आप सामने रखिए, उसमें एक पैरामीटर है MCV, मीन सेल वॉल्यूम, 4-5 नंबर पे आ रहा होता है MCV, मीन सेल वॉल्यूम। नॉर्मल आरबीसीज का MCV 70 to 90 फेम्टोलीटर, आगे FL लिख होता है, फेम्टोलीटर तक होता है। अगर किसी पेशेंट के में HB कम हो और MCV भी कम हो, HB कम हो और MCV कम हो, दोनों पैरामीटर्स आपको डाउन मिलेंगे, इट मींस देयर इज मोस्ट प्रोबेबली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि जो हमारे आरबीसीज का वॉल्यूम है, जो हमारे आरबीसीज का साइज है, इसको प्रॉपर मेंटेन आयरन कर रहा होता है। यहाँ पर अब वो एनीमिया आ गया जो सबसे ज्यादा मशहूर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें अब हम क्या करेंगे? फेरमफास, फेरमेट, मेडिसिन चेंज हो गई, चैना, लेसिथिनम, फेरमफास, फेरमेट पे आगे। मैं तो फिर 2 मेडिसिन के नाम ले रहा हूँ, रेपरेटरी आप खोलेंगे तो आगे 10 मेडिसिन आ रही होंगी। ये 3 मेजर काज हैं। इसी डिसहीमोपोएटिक में एक और चीज भी होती है, आपको HB भी कम मिलता है और MCV बढ़ा हुआ मिलता है। पहले में तो था ना कि MCV भी डाउन हो गया, इसमें आरबीसीज HB भी कम होगा और आरबीसीज का साइज नॉर्मल से बढ़ा हुआ होता है। हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं 100 फेम्टोलीटर, 110 फेम्टोलीटर, 120 फेम्टोलीटर। इट मींस कि ये आरबीसीज भी नॉर्मल, डिसहीमोपोएटिक, ये आरबीसीज भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए HB नॉर्मल नहीं। लेकिन आरबीसीज का साइज बड़ा क्यों है? आरबीसीज को नॉर्मल साइज में, अच्छा जब हमारी बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं बहुत मजा आता है, अगर मल्टीमीडिया होता है, लेकिन उसको है नहीं, मैं पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आया था और आपको पूरा ब्रीफ पता लगे इंशाल्लाह जिंदगी में। आरबीसीज का साइज, जब बोन मैरो आरबीसीज बनाती है तो बहुत बड़ा साइज होता है आरबीसीज का, ये मौजूदा साइज नहीं होता जो अब हमारे ब्लड में है। फिर वो डिफरेंट इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस से गुजरता है, तकरीबन उसके 7-8 स्टेप्स हैं। आखिरी स्टेप में जाकर वो इस साइज का होता है जो अब हमारे ब्लड में है। उस साइज को नॉर्मल साइज में रखने के लिए, यानी ताकि नॉर्मल से छोटा भी ना हो और नॉर्मल से बड़ा भी ना हो, छोटे को आयरन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से बड़े साइज को विटामिन B12 और फोलेट। अक्सर आपने एलोपैथी डॉक्टर को देखा होगा, वो लिख रहे थे फोलेट की टैबलेट्स और विटामिन B12, तो इसको हम कहेंगे विटामिन B12 फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। जहाँ आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, पिक्रिक एसिड आ जाएगी, फास्फोरस आ जाएगी, रेफरेंस टू द रेपरेटरीज। ये 3 मेजर हमारे एटियोलॉजी की बेस पर है, एटियोलॉजी की बेस पर। हेमरेजिक एनीमिया,
हीमोलाइटिक एनीमिया, डिसहीमोक्रोमैटिक एनीमिया। बस आखिरी 5 मिनट, क्योंकि मैंने कहा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको तो डॉक्टर काशिफ सुरानी साहब बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, वो टीचर भी हैं। ये हम कॉलेज में कोई 3 हफ्ते पढ़ाते हैं ये टॉपिक। यकीन करें, पैथोलॉजी का ये टॉपिक मैं अपनी क्लास को 3 हफ्तों में, यानी कम से कम 15 क्लासेस इसके लिए दरकार होती है। अब हम आते हैं क्लिनिक्स पे। जो आपके पास पेशेंट आएंगे, पैथोलॉजिकली क्लिनिकल टाइप्स क्या होती हैं एनीमिया की? क्लिनिकल टाइप्स जैसे 2 तो मैंने बता दी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया या फोलेट। एक आपको अक्सर टाइप मिलती है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया अक्सर लोगों को होता है। अब पर्निशियस एनीमिया थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी विटामिन B12 की कमी होती है, लेकिन विटामिन B12 की कमी से पहले हमारे स्टमक में एक सेल है जिनको पेरिडियल सेल्स कहा जाता है, वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहे हैं। देखें, आपको इलाज करने के लिए डॉक्टर से पास कितना डीप जाना पड़ता है। अब वो पेरिडियल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं, IF। वो IF विटामिन B12 को इब्जॉर्ब कराता है। जैसे मैं गाड़ी पे बैठ के यहाँ आया हूँ ना इस्लामाबाद से, अगर मेरे पास गाड़ी ना होती मैं 1000 कोशिश करता, क्योंकि मुझे यहाँ लाने के लिए एक वसीला जरिया चाहिए था, वो गाड़ी थी। आप सब कल की गाड़ी पहनोगी। अब उस विटामिन B12 को ब्लड में इब्जॉर्ब कराने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। वो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के पेरिडियल सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। अब एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि ऑटो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम पेशेंट की एंटीबॉडीज उन पेरिडियल सेल्स को हिट करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को डैमेज कर देती हैं। आपको विटामिन B12 इब्जॉर्ब नहीं होता, तो नतीजा क्या निकलता है कि इसमें भी आरबीसी का साइज बड़ा होगा, लेकिन ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा। आप विटामिन B12 की उसको लाख इंजेक्शन लगाते जाएं, लाख टेबलेट्स देते जाएं, लाख पोटेंसी, लेकिन नहीं, उस इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करवाना है और उस ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि वो एंटीबॉडीज पेरिडियल सेल्स को हिट ना करें। ये एक नई टाइप आ गई। अच्छा, एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी नाम से जा रहा है। ए मींस एब्सेंस, प्लेजिया से है। कुछ CBC's रिपोर्ट आपके पास ऐसी आएंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। कुछ CBC रिपोर्ट्स आपके पास ऐसी आएंगी जिनमें तीनों ब्लड सेल्स डिप्रेस होंगी, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, तीनों ब्लड सेल्स आपको डिप्रेस मिलेंगे। पैनसाइटोपिनिया, पैथोलॉजी में हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। अगर 2 सेल्स डिप्रेस हो तो बायसाइटोपिनिया, अगर एक सेल्स डिप्रेस हो तो मोनोसाइटोपिनिया, उसके लिए एथोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, जैसे डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर तीनों ब्लड सेल्स डिप्रेस हो जाएं तो दैट इज पैनसाइटोपिनिया। अब इसमें ना हेमरेज हुई, ना आरबीसीज हीमोलाइसिस हो रहा है, ना इंट्रिंसिक फैक्टर का तल्लक है, ना आयरन डेफिशिएंसी का तल्लक है। अब इसमें बोन मैरो को ठीक करना है, फैक्ट्री को, बोन मैरो हाउस जहां से ये सेल्स बन रहे हैं, वो स्टेम सेल्स किसी भी वजह से वो अब कार तलाश करनी पड़ेगी कि क्यों वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस करके बोन मैरो वापसी करनी पड़ती है। वापसी से समझ आती है कि वो क्यों नहीं बना रहा है प्रॉपर सेल्स। जब तक आप बोन मैरो को नहीं ठीक करेंगे, अब जहाँ पर हमारी एक्सरेज, रेडियम ब्रोमाइड, इम्पॉर्टेबल मेडिसिन जो आपके न्यूक्लियस लेवल पे जाके हिट कर रही होती हैं, एक्सरेज, रेडियम ब्रोमाइड, इस तरह की रेमेडीज का आपको सहारा लेना पड़ेगा। एप्लास्टिक एनीमिया, इसी एप्लास्टिक एनीमिया की एक टाइप है फैनकोनी एनीमिया। फैनकोनी, FANCONI। घबराए नहीं, मैं 2 टाइप्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये इतनी टाइप्स है कि बंदा शाम तक ये पढ़ता है तो मेरे लिए खत्म नहीं होती। फैनकोनी एनीमिया, फैनकोनी में फॉल्ट बोन मैरो का है। इट इज द सब टाइप ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। ये एप्लास्टिक एनीमिया की सब टाइप है। किसी शख्स में जेनेटिकली वालदैन से, फैमिली से अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन ट्रांसमिट होके बोन मैरो पे अटैक कर रही है और बोन मैरो आरबीसीज नहीं बना रहा, दिस इज कॉल्ड फैनकोनी एनीमिया। अब आप
सिंथेसिस ट्रायर की रेपरेटरी देखें जो मौजूदा आजकल लेटेस्ट रेपरेटरीज हैं, डॉक्टर मर्फी की रेपरेटरी है, डॉक्टर बोरे की बड़ी अच्छी है। इन्होंने टाइप्स के हवाले से आगे मेडिसिन लिखी हुई है। तो मैंने कहा अगर मल्टीमीडिया होता तो मैं लाया था, आपको दिखा देता, लेकिन एनी हाउ ए प्लास्टिक एनीमिया, फैनकोनी एनीमिया, थैलीसीमिया एनीमिया। अब इसके गौरव पड़ा है पेशेंट में क्रोमोसोम्स नंबर 16 या 9 अल्फा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया, क्रोमोसोम्स नंबर 9 या 16 की कॉपी मिस हो जाती है वालिदैन से। अच्छा, तो काशी भाई कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर स्टार लेक्चर्स के नाम से, खैर उन्होंने अच्छा याद कराया। इस तमाम की डिटेल्स लेक्चर वहां पर मौजूद है। डॉक्टर स्टार लेक्चर्स, जी जी, आसान सा नाम है, गूगल पे जाएंगे तो सर्च करते हैं डॉक्टर स्टार लेक्चर। उसमें एनीमिया पे, सीबीसी के कुछ 4-5 एपिसोड हैं, बहुत डिटेल से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मैं अब और शार्ट कर दूंगा बस खत्म कर। थैलीसीमिया एनीमिया, सर परेशान तो नहीं हो रहे? बिल्कुल। अच्छा, बुजुर्गों की इजाजत से सर, आप उसके भी ज्यादा देर बैठाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थैलीसीमिया एनीमिया, इस पे थोड़ा ज्यादा डिटेल से। अच्छा, मैंने कहा इसका होता क्या है। बेसिकली जो थैलीसीमिया एनीमिया है, हमारी हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं। डॉक्टर साहब की फरमाइश पूरी कर देते हैं। हीम और ग्लोबिन, हीम 2 पार्ट्स हैं। खैर वो लंबी बहस है। अब हीम के अंदर पायरोल रिंग, फिर पायरोफायरिन, वो एक लंबा स्ट्रक्चर है। लेकिन अब ये ध्यान में रखना कि हीम और ग्लोबिन में से जो ग्लोबिन है प्रोटीन्स की चेन, उसमें 2 चेन्स हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। थैलीसीमिया एनीमिया का ताल्लुक हमेशा ग्लोबिन से होता है, हीम से नहीं होता। थैलीसीमिया के मरीजों को आप 1000 आयरन देते रहे, बल्कि जितना आयरन देंगे उतना उनकी तबाही होगी। थैलीसीमिया के बच्चों की डेथ भी, जो मैंने एक वाली फैमिली के हीमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था कि सर आपके थैलीसीमिया के बच्चे कितनी देर तक सर्वाइव, उसने कहा कि मैक्सिमम 23-24, उसके बाद मुआवजा है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर करके उनकी बॉडी में आयरन इतना ओवरलोड हो जाता है कि फिर हार्ट और किडनी कोलैप्स कर जाता है। बात भी ठीक है। तो अब इन मरीजों में आयरन को नहीं देना, ग्लोबिन्स का इलाज करना है। और ग्लोबिन्स में 2 चेन्स हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। इसलिए थैलीसीमिया की टाइप 2 हैं, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। एक में क्रोमोसोम नंबर 9 इन्वॉल्व है, एक में क्रोमोसोम नंबर 16। किसी शख्स के पेरेंट्स से, वालिदैन से इन चेन से मुराद बीटा चेन या अल्फा चेन, इन चेन्स को बनाने वाला जीन की कॉपी मिस हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अब देखिए एक चीज मेरे वालिदैन से मेरे अंदर ट्रांसमिट ही नहीं हुई तो कितना मुश्किल केस है। माजरत के साथ हम जज्बात में कह देते हैं जी मेरे हजारों थैलीसीमिया की मरीज ठीक हुई, ये जज्बाती फिक्र है। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज पे जाएंगे तो आपने उस जीन्स की डिलीटेड कॉपी को वहां पे लगाना है। अब आपके लिए पूरा मटीरियल मेडिका और पूरी रेपरेटरी खुली है, आप उसमें से मेडिसिन तलाश करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसको कहते हैं थैलीसीमिया एनीमिया। थैलीसीमिया यानी अल्फा और बीटा। इसी के साथ एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नाम सुना होगा आपने। सिकल कहते हैं द्रांति को जो मेरी तरफ हाथ से तला रखने लोग हैं सारा। हाँ, द्रांति जिससे हम घास काटते हैं ना, आरबीसीज की, जी आरबीसीज की शक्ल, आरबीसीज की जो हमारी नॉर्मल शक्ल है ये नहीं होती, उसकी एक सिकल की शक्ल बन जाती है, द्रांति की। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी ग्लोबुलिन चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। इन चेन्स के अंदर 150 अमीनो एसिड्स होते हैं। 150, एक में 147 हैं, शायद दूसरे में 150 हैं। 147 या 150 अमीनो एसिड होते हैं। अब नॉर्मल जी अल्लाह ताला का, आप सिर्फ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि छोड़ें आप बाकी चीज़ों को, आप अल्लाह ताला की वो अजीम मखलूक हैं, सर में बड़े
उससे कह रहा हूँ, आप अल्लाह ताला की वो अजीम मखलूक हैं डॉक्टर्स, जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया कि आप अपने आप को और अल्लाह ताला की कायनात को स्टडी कर रहे हैं। थोड़ी बात है, क्लिनिक चले ना चले वो अलग मैटर है। आपको अल्लाह ताला ने चुना है, आप अल्लाह ताला की कायनात और उसकी आजमाइशों को स्टडी कर रहे हैं। आजमाइश क्या है? आजमाइश ये है, अमीनो एसिड्स की चेन बनी 150 अमीनो एसिड्स की, छठा अमीनो एसिड चेंज हो गया। क्या हो गया सर? चेंज हो गया। छठा अमीनो एसिड अगर चेंज हो गया, आरबीसीज की शक्ल बिगड़ जाती है, वो द्रांति की शक्ल का बन जाता है और उस शख्स में हमेशा एचपी लो होगा, क्योंकि वो डिफेक्टिव आरबीसीज बनना शुरू हो जाएंगी। इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दो एनीमियाज सीबीसी रिपोर्ट में हम देखते हैं, एक को मैक्रोसिटिक और एक को माइक्रोसिटिक। पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। मैक्रोसिटिक एनीमिया बच्चों के नीचे हिमेटोलॉजिस्ट रिपोर्ट लिखते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। मैक्रोसिटिक आरबीसीज का साइज बड़ा होगा, माइक्रोसिटिक छोटा होगा। दो अलग होगा, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एनीमिया। इसमें आरबीसी ठीक होता है, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एचपी है, जो कंसंट्रेशन ऑफ एचपी है, हाइपो मीन्स छोटा, कम, लो, क्रोम कहते हैं कलर को, इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए लफ्ज होता है क्रोम, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। हाइपोक्रोमिक, इसमें एक पैरामीटर होता है सीबीसी में एमसीएच, पहले मैंने बताया था एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, इसमें होता है एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन। अब इनमें एमसीएच डिस्टर्ब होगी, दोनों में, माइक्रोसिटिक में भी, और क्योंकि आरबीसी नॉर्मल, या तो वो अपने लेवल से छोटा है या अल्लाह हाफिज़। पूरी पूरी सीवेज की जितने अहदेदार बैठे हैं, मैं जो कि मैंने कहा पहले लेक्चर को मैं उन तमाम का मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब की बदौलत बड़ी खुशी हुई, इतना अजीम शान कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया, और इनकी बदौलत आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। ये कोई थोड़ी बात नहीं। थैंक यू सो मच।